नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिसका नाम है किस्सा कंपनी का। ये एक ऐसी सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं जहां पे हम ऐसी सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, और कुछ ऐसी कहानियां जानेंगे इन खास कंपनियों के बारे में जहां से हमें ये सीख मिले कि मल्टी बैगर आइडियाज़ कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। मैं हूं सृष्टि शर्मा, और इस सीरीज में मेरे साथ रहेंगे ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज तारमिया। उनकी इंटेलिजेंस का भी हम फायदा उठाएंगे भरपूर तरीके से। और निकुंज सर, जो आज पहली कंपनी है इस सीरीज में वो है सुंदरम फास्टनर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि टीवीएस ग्रुप की कंपनी है, और इस पे हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये कंपनी जो है क्या करती है, क्यों आपको ये पसंद आती है, क्या स्टैंड आउट फैक्टर है। पर पहले मैं आपके पास आऊँ उससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक नंबर बताना चाहती हूँ कि क्या मकसद है इस शो का। क्योंकि हम इस कंपनी के बारे में जो बात कर रहे हैं वो टीवीएस ग्रुप की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। अगर हम देखें मार्केट कैप के लिहाज से तो 1982 में जो है इसकी लिस्टिंग हुई थी, और अगर आपने 1982 में इस कंपनी में 10,000 रुपये अगर सपोज कीजिए इन्वेस्ट किए होंगे तो आज की डेट में उसकी वैल्यू लगभग 4 करोड़ रुपए हो गई है। तो किस तरीके के रिटर्न्स जो हैं आपको एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने से मिलते हैं। और अब समझते हैं सुंदरम फास्टनर्स के बारे में कि क्या इस कंपनी ने इस दौरान खास किया है, और आने वाले टाइम में किस तरीके से कंपनी ग्रो भी कर सकती है, इसके बारे में भी समझेंगे। तो निकुंज साहब, सुंदरम फास्टनर्स ऑटो से रिलेटेड कंपनी है, क्यों आपको पसंद आती है और क्या खास है इसके बारे में? देखिए, अच्छी कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे ज़्यादा अच्छी कंपनी की डेफिनेशन वो होती है जो कंसिस्टेंट होते हैं, जो एक बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, या और जहाँ पर शेयर होल्डर्स का ध्यान रखते हैं, खास करके मिनॉरिटी शेयर होल्डर का, और अपनी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैं उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उसको मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी में खास क्या है। देखिए, एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, इंजीनियरिंग की कंपनी है। यह, अगर आप आज हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के काफ़ी बातचीत चल रही है, मगर सुंदरम फास्टनर्स इस समय में इंजीनियरिंग बिजनेस में था जिस समय में इंडिया के अंदर इंजीनियरिंग को लेकर के इतनी महारत नहीं थी। तो आप उस समय कुछ साल पहले चाइना से कम्पीट कर रहे थे और ग्लोबल यूरोपियन एमएनसी से कम्पीट कर रहे थे, अमेरिकन एमएनसी से कम्पीट कर रहे थे। उस समय में इन्होंने कंपनी की जो स्थापना करी, उसका जो टोटल फ्रेमवर्क था, जिसे हम बोलते हैं, जो उसकी नींव थी क्वालिटी पर, कंसिस्टेंसी पर, शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कैसे करा जाए, हैप्पी एम्प्लॉयज़ कैसे रखे जाएं, और कंसिस्टेंटली वह सोसाइटी को गिव बैक कैसे करते हैं। तो ये जो एक विजन था इनका, जो मकसद था, जो बुनियाद थी उनकी, वह काफ़ी सॉलिड फाउंडेशन थी। इस कंपनी के बारे में हम इतना बात नहीं करते हैं, मगर आपने जो डेटा दिया कि किस प्रकार से इसने वेल्थ क्रिएट करी है, इसका प्रमुख कारण यह है कि एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, मीडिया में काफ़ी कम आता है, हम देखते हैं कि इनके ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी देखने को नहीं मिलते हैं। मगर यह एक साउथ बेस्ड कंपनी है जिसमें आप बोल सकते हैं दैट दे आर गुड इन क्वालिटी, expert in what they do, strong in innovation, and they have a deep understanding of customer as well as relationship management. ओके, तो ये फैक्टर्स हैं जो कि स्टैंड आउट फैक्टर्स हैं सुंदरम फास्टनर्स के लिए। पर सर, फास्टनर्स जैसा कि ऑटो में हमें सारे नट बोल्ट ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और जितना कि मैंने देखा है वो इस कंपनी ने बहुत डाइवर्सिफाई किया है। अब सिर्फ ऑटो ही नहीं, बाकी अन्य सेक्टर्स में भी जो है कंपनी आने की कोशिश कर रही है। आप इस पूरे प्रक्रिया को, इनके डाइवर्सिफिकेशन को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, और क्या ऐसी कंपनीज में किस तरीके से अपना भरोसा बनाएं? क्योंकि कई सारी कंपनीज एक्सपेंशन ज़रूर करती हैं, उनके प्लान्स बड़े होते हैं, पर इस कंपनी के लिए क्या कुछ खास रहा, कैसे वो चुनती हैं, और क्यों एज एन इन्वेस्टर उस पर भरोसा आता है? देखिए, आप किसी भी बिजनेस की अगर आप बात करें तो सबसे पहले एज एन इन्वेस्टर आपको देखना चाहिए इस कंपनी के अंदर मोट क्या है, इसके अंदर ऐसा क्या बिजनेस है जो जल्दी से कॉपी नहीं हो सकता है, इनके पास ऐसी क्या महारत है, भले ही वो ब्रांड हो, भले ही वो टेक्नोलॉजी हो, भले वो कॉस्ट का एडवांटेज हो, प्राइस का एडवांटेज हो, टेक्नोलॉजी का एडवांटेज जो सिर्फ इनके पास है। या जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कंपटीशन कॉपी क्यों नहीं कर पाता है, और ये जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसके अंदर ये अपने आप को इनोवेट कैसे करते हैं। तो
एक ऑटो फोकस था एक ज़माने में, अब इनका एयरलाइन और टर्बाइन के अंदर भी फोकस आ चुका है। ऑटो के अंदर में अगर आप देखें तो दे आर इसेंशियली व्हाट कुड बी कॉल्ड एज, दे आर पार्ट ऑफ एवरी कार विच इज़ मेड इन इंडिया एंड ग्लोबली ऑल्सो। 70% करीब डोमेस्टिक है, 30% करीब एक्सपोर्ट से आता है। तो एक्सपोर्ट्स में आपको महारत जब ही मिलेगी जब आप ग्लोबल लेवल पे कंपेरेटिव हैं, नहीं तो आपकी कंपनी से प्रोडक्ट क्यों कोई लेगा। और यह कुछ कंपोनेंट्स में और कुछ अपने प्रोडक्ट्स के अंदर इनके 18 मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है जहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनको ग्लोबल महारत मिल रही भी है। तो अगर इनके प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, यह बनाते हैं ऑटो के क्रैंक शाफ्ट्स के पार्ट बनाते हैं, यह रेडिएटर कैप्स बनाते हैं। इनके 18 इंजीनियरिंग यूनिट्स हैं जिनके अंदर हम देख रहे हैं कि यह अपने आप को इनोवेट करते रहते हैं। अब यह ईवी के भी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स बनाने लगे। टर्बाइन के अंदर जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पावर रिलेज एंड एवरीथिंग, उसमें जा चुके हैं। तो एनीथिंग विच इज़ गॉट टू डू विद कास्टिंग, एनीथिंग विच इज़ गॉट टू डू विद इंटरनल कंबंशन इंजन, ईवी, टर्बाइंस, एयरलाइंस, जहाँ पे महारत चाहिए, जहाँ पे प्रिसिशन चाहिए, जहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी चाहिए। देखिए आप एयरलाइन के पार्ट अगर बनाते हैं तो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कार के पार्ट्स बनाते हैं, एक भी कार का अगर स्क्रू ढीला हो जाए कार नहीं चलेगी। तो क्वालिटी इन टाइम जिसे हम कहते हैं डिलीवरी, क्योंकि आप एक असेंबली लाइन के अगर आप एक सप्लायर हैं तो ऑटो के अंदर आपका अगर सामान नहीं पहुंचेगा पूरी की पूरी गाड़ी की असेंबली नहीं होगी। विंड टर्बाइन में आप कुछ लगा देते हैं, अगर टर्बाइन वो नहीं चलेगी तो पूरी की पूरी टर्बाइन ख़राब हो जाती है। एविएशन के अंदर आपने कुछ लगा दिया और गड़बड़ी तो प्लेन ही नीचे आ जाएगा। सो दे आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इनोवेशन। और यही काइंड वाइड मोट है। और इनकी जो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर यह क्वालिटी मैनेजमेंट के टूल्स यूज़ करते हैं, लेबर सेटिस्फैक्शन पे काम करते हैं, वह शायद कंपटीशन इस समय कॉपी नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा सृष्टि, एक अगर आप लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी की बात करें, किसी भी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म में वेल्थ जब क्रिएट होती है, जब आप इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ हमेशा उनको आप भागीदार समझते हैं। इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने कई कंपनियों को देखा है, विल नॉट गेट इनटू नेम्स, वेयर दे हैव नॉट ट्रीटेड द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स वेरी वेल। वहाँ पे प्रमोटर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के कई बार चीज़ें करता था जो कि बेस्ट इन प्रैक्टिसेस नहीं कही जा सकती हैं। तो ये जो मैनेजमेंट है काफ़ी फोकस मैनेजमेंट है। कृष्णा साहब की जो डॉटर्स जहाँ पर बिजनेस में आ चुकी हैं, हम क्या तब जब भी मैं उनसे मिला हूँ या जब भी मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, उनकी स्पीचेस देखी हैं, जिम्स मैंने यूट्यूब पे अटेंड करी हैं, एक स्पिरिचुअल इंसान है। कहते हैं कि मुझे गिव बैक सोसाइटी को करना है, शेयर होल्डर्स को हमेशा हैप्पी रखना है। वह कहते हैं कि भाई वी स्टार्टेड विद नथिंग एंड टुडे वी हैव 10,000 एम्प्लॉइज़ विच मीन्स वी आर फीडिंग 10,000 फैमिलीज़। तो जब आप इस विजन से, जब आप इस माइंडसेट से, जब आप इस मिशन से कोई भी काम करते हैं, तो मेरा हमेशा मानना है कि अच्छी चीज़ें को हमेशा रिवॉर्ड मिलता है। सो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ इंजीनियरिंग, स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग इन India at a time when the Indian sector couple of years ago was losing A to China and B they were always known for low cost manufacturing. इंडिया के अंदर स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग की कंपनियां बहुत कम है, थोड़ी बहुत MNC कंपनीज हैं, TVS ग्रुप की थोड़ी सी कंपनीज है, सुंदर फास्टनर जैसी। उसके अलावा अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर स्पेशलाइज्ड नीश मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बहुत कम है। जी हाँ, काफ़ी कम भी हैं। और सर आप क्लाइंट की बात कर भी रहे थे, तो आप देखिए ना ही सिर्फ टाटा मोटर्स, मारुति, M&M, ये तो इंडियन इनके क्लाइंट्स हैं ही, पर GM मोटर्स, जॉन डेयर, ये सारी कंपनीज भी इनके क्लाइंट के लिस्ट में शामिल है। बट सर एक दूसरी बात ये भी है कि अगर हम स्टॉक प्राइस के लिहाज से देखें, हालांकि हम ये बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, पर पिछले 5 साल में जिस तरीके की अब मार्केट्स एक्साइटमेंट दिखा रहा है, इस स्टॉक को देखें तो ये 500 से लगभग 1400 रुपये हो गया, पर ये 5 साल में 3x हुआ है। एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है सुंदरम फास्टनर्स, बट आप रोज़ इसमें बहुत मूवमेंट नहीं देखते हैं, 10-15% के इस तरीके के मूव्स नहीं आते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट भी इतनी न्यूज़ फ्लो नहीं है इसके अराउंड। कैसे देखते हैं आप इसके मूवमेंट को, और वैल्यूएशन के लिहाज से अभी किस तरीके से स्टैक्ड अप है? देखिए, अगर हम देखें कि क्या यह एक IT या FMCG या फिर कंज्यूमर टेक और फिनटेक टाइप इंटरेस्टिंग बिजनेस है, जी नहीं। इस कंपनी को देखना, अगर आपको एनालाइज करना है, तो आप जो डेटा आपने जो निकाला है, मैं उसी डेटा को यूज़ करता हूँ। इनकी जो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है वो कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, मगर कंसिस्टेंट है। इनकी अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, मगर मिड डबल डिजिट के अंदर है।
पिछले 2-3 साल से हमने देखा है कि इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल भी ठीक हुई है। तो यह जो बिजनेस है कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। इस स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको यू डोंट हैव टू लुक एट क्वार्टर्स, यू हैव टू लुक एट ईयर्स एंड परहैप्स मे बी 1 और 2 डेकेड्स। और इस कंपनी के अंदर जिन लोगों ने निवेश करा है, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो गोविंद पारिक साहब का नाम उभर के आता है। आकाश प्रकाश जो अमानसा एक बहुत ही जाने माने फंड मैनेजर है सिंगापुर से, उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके अंदर काफ़ी बड़ा है। मैनेजमेंट की जो ओनरशिप है कंपनी के अंदर वो करीब करीब 50% है। तो ये जो स्टॉक्स होते हैं हम जिसे कहते हैं ना खरीद के तिजोरी में रखने वाले स्टॉक्स हैं, बिकॉज दे आर नॉट बिजनेसेस विच विल ग्रो एट द रेट ऑफ कंज्यूमर टेक और फिनटेक। बट व्हेन द इकोनॉमी इज इन अ डाउनटर्न ये गिरते भी कम है। जब स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस में इनको इम्पैक्ट भी कम आता है। देखिए किसी भी कंपनी को हम या किसी भी बिजनेस की ड्यूरेबिलिटी हम कब टेस्ट करते हैं कि भाई जब बुरे समय के अंदर आपके साथ क्या हुआ। अच्छे समय में तो देखिए राइजिंग टाइड फिनोमिनन होता है, सब उसमें ऊपर जाते हैं, बट व्हेन द टाइड इज अगेंस्ट यू व्हाट आर यू डूइंग। थर्ड, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अभी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का अच्छा खासा पुश है। तो एक कंपनी जो एक टफ इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो कर चुकी है, जब इंडिया 1990s और 2000 के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में चाइना से एक प्रकार की मार खा रहा था, उसके अंदर इन्होंने ग्रो करा, इनोवेट करा है। तो जब नेचुरल टेलविंड सेक्टर पर आ रही है, जब सरकार का पुश है, हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट इस समय थोड़ा अग्रेसिव हो रहा है, रिटर्न रेशियोज़ में 2-3 साल से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो मेरा ये मानना है कि पिछला 5 साल जिसमें कोविड ईयर भी था और आने वाला 5 साल, जो आने वाला 5 साल है वो मुझे लगता है और बेटर रहेगा। बिकॉज आप देखिए आइस टू ईवी माइग्रेशन एक बहुत बड़ा माइग्रेशन है। अगर आप देखें विंड मिल एक अगेन एनर्जी ट्रांजिशन को लेके बहुत बड़ा माइग्रेशन है। एविएशन के अंदर हम देख रहे हैं कि इस समय शॉर्टेज चल रही है, बिकॉज इंडिया चाइना इस समय नए एयरक्राफ्ट ऐड कर रहा है। तो ऐसे 3 सेक्टर्स के अंदर है यहाँ पर जहाँ पर डिमांड है वो अभी काफ़ी अच्छी रहेगी। एनर्जी के अंदर एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, ईवी के अंदर बिकॉज आइस इंजन इज कन्वर्टिंग इनटू ईवीज, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ सप्लायर्स है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। मगर जो नंबर ऑफ सप्लाई, क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट्स कम हो जाएंगे, जब नंबर ऑफ पार्ट्स कम होंगे नंबर ऑफ सप्लायर कम हो जाएंगे। मगर जो नंबर ऑफ सप्लायर्स कम होने के बाद जो सप्लाई करेंगे, जो टिक जाएंगे, जो बड़े हो जाएंगे, वो बहुत बड़े हो जाएंगे। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर द एडवांटेज कम्स इन। देखिए किसी भी कंपनी को, भले वो सुंदरम फास्टनर्स हो, भले वो इंडिगो हो, जो 2 कंपनी डिस्कस कर चुके हैं हम, और कंपनीज डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ दैट व्हाट इज़ द एज यू हैव। आर यू पार्ट ऑफ द मेगा ट्रेंड? Do you have something which can be consistent, and are you able to grow without diluting your equity or without raising debt? इस कंपनी में डेट नहीं है। अब ये बिजनेस 10-15% पे हर साल ग्रो करता है, इनोवेट करता है, वैल्यू ऐड करता है, बिना डेट के इनोवेट करता है। 1 से 18 यूनिट लगाए हैं बिना डेट के। तो जो शेयर होल्डर को लेकर के जो आप मार्केट क्या देखता है, मार्केट देखता है हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, कंसिस्टेंसी, स्कोप ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट डिविडेंड देता है क्या। अगर टीवीएस ग्रुप के अंदर पूरा का पूरा रिस्ट्रक्चरिंग, काफ़ी बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, इतने बड़े रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर इन्होंने मिनॉरिटी शेयर होल्डर को शॉर्ट चेंज नहीं करा। हम अक्सर देखते हैं जब बड़े ग्रुप्स में रिस्ट्रक्चरिंग होती है, मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स को हमेशा इग्नोर करा जाता है। यह जो बातें हैं यह इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दिस स्टॉक इज ऑलवेज ट्रेडेड एट ए प्रीमियम टू व्हाट द नेक्स्ट पेयर्स आर। और राइट, तो हमने समझा कि कौन से ग्रोथ ट्रिगर्स जो हैं वो साबित हो सकते हैं। मतलब अगर हमें इस चर्चा को सम अप करना हो कि सुंदरम फास्टनर्स ऑलरेडी एक मल्टी बैगर रहा है, और आने वाले टाइम में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स रहेंगे सुंदरम फास्टनर्स के लिए जहां पे इन्वेस्टर्स को नज़र रखनी चाहिए? देखिए सुंदरम फास्टनर्स जैसे स्टॉक्स हैं आपको बुरे समय में लेने चाहिए। दीज आर नॉट द स्टॉक्स यू बाय व्हेन द मार्केट्स आर इन अ सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। सुंदरम फास्टनर्स एक प्रकार का एक उदाहरण मैं देता हूँ। जब हम देखते हैं कि फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन की सेल लगती है तो हम क्या करते हैं, हम जाकर के खरीदारी करते हैं। वी ऑलवेज वेट फॉर अ सेल टू गेट गुड बार्गेन्स। तो मार्केट के अंदर भी सेल लगती है। तो जब बुरा समय आता है, जैसे कोविड के बाद आया, जैसे हमने देखा यूक्रेन और रशिया के वॉर के बाद आए, वेट फॉर दैट टाइम टू स्टार्ट बाइंग इनटू दिस स्टॉक, बिकॉज यू हैव टू बाय। सुंदरम फास्टनर्स अभी फेयर वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट आपको यह स्टॉक फेयर वैल्यू के नीचे लेना पड़ेगा सो दैट यू कैन मेक मनी। सो दिस इज गोल्ड, बट टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट यू हैव टू बाय गोल्ड एट द प्राइस ऑफ सिल्वर। ये सिल्वर पर जब आएगा, प्राइस पे जब आएगा, जब मार्केट में स्ट्रेस आएगा। तो हो सकता है कि अगर आप इस समय सुंदरम फास्टनर्स
का 5 से 10 साल का व्यू अगर आप लेते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा स्ट्रेस का वेट करिए। किसी भी कारण से मार्केट में स्ट्रेस आ सकता है। मैं चार्ट्स देख रहा था अभी शो में प्रिपेयर करने से पहले, जिस दिन इलेक्शन वर्डिक्ट आया था मार्केट करीब 6-7% नीचे गिरा था, उस दिन सुंदर फास्टर सर्किट डाउन था। मगर जब वो फियर आता है जब आपको लेना चाहिए, और आप इस स्टॉक को अगर आप ले रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ा मल्टी बैगर नहीं बनेगा यहाँ से, पर एक कंपाउंडर होगा। मगर आप किसी भी कंपाउंडिंग स्टॉक को 10-15 साल के लिए देते हैं तो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग विल बी सो ब्यूटीफुल दैट 10 साल में बड़ा मल्टी बैगर हो जाएगा। यह एक प्रकार की, हम कहते हैं ना कछुए खरगोश की कहानी में, यह एक कछुआ है और धीरे धीरे 2 कदम 4 कदम 2 कदम लेकर के आगे बढ़ता जीतेगा जरूर, आगे जीतेगा जरूर। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज इस खास चर्चा में हमने आपसे समझा कि कैसे आइडेंटिफाई करें ऐसी कंपनीज को, किस तरीके से रीड करें, क्या ट्रेंड्स पे आप नज़र डालें, और आने वाले टाइम में कौन से ट्रिगर्स हैं जहाँ पे आपको खास तौर से नज़र रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।